ओके, सो लास्ट क्लास हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरा देख लिया। अब हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपने बचपन में भी पढ़ रखा है। डिस्टिलेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि जो मिक्स्ड लिक्विड्स होती हैं उन लिक्विड्स को हम अलग अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में दो लिक्विड है, एक ए और एक बी। तब लिक्विड्स दो तरीके की होती हैं। कुछ लिक्विड्स होती हैं जो आपस में मिक्स हो जाती है और कुछ लिक्विड्स होती हैं जो मिक्स करने पर भी मिक्स नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ ऑयल और वाटर का, आप नॉर्मल सा मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए, घर पे मिल जाता है। अगर मैं देखूँ कि मस्टर्ड ऑयल और वाटर को मिक्स करूँ तो वो मिक्स होते हैं नहीं होते हैं? नहीं होते। नहीं होते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को जो कि मिक्स नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो आराम से मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि मिथेनॉल और वाटर। मिथेनॉल और वाटर का मतलब समझ लीजिए कि अल्कोहल्स जितने भी हैं वो पानी में आराम से मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे आपके मिक्सिबल लिक्विड्स। तो जो भी मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, मतलब कि लिक्विड अगर मिक्स हो गए हैं तो जाहिर सी बात है अगर हम उनको अलग करना चाहें तो कैसे करेंगे? उसी मेथड को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्लियर हो गया? सर जो हाँ। सर जो मतलब लिक्विड मिक्स नहीं हो पाया उसको क्या कहते हैं? इमिसिबल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज इमिसिबल लिक्विड्स। और जो मिक्स हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स। क्लियर है? यस सर। अब देखिए ऐसे बहुत से जगह, खासकर इंडस्ट्री में ना बहुत यूज है इसका, मिक्सिबल और इमिसिबल का। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ क्रूड ऑयल की, क्रूड ऑयल आपने थोड़ा बहुत जियोग्राफी में पढ़ रखा होगा। जब हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं तो हमें कच्चा तेल मिलता है, फिर हम उसी को रिफाइन करके उससे हम डीजल, केरोसिन, पेट्रोल सब अलग अलग बनाते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा है आपने? हम्म। जो पेट्रोलियम होता है उसमें डीजल, केरोसिन सब मिलते हैं। हाँ। तो वो क्या होता है कि एक ही में मिल गया, अब सब मिला हुआ तो सबको अलग करना पड़ेगा। हाँ। तो किसी भी मिक्सिबल लिक्विड के मिक्सचर में से अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग करना क्या कहलाता है? डिस्टिलेशन। अब जो नाम यहाँ पर है फ्रैक्शनल, अगर मैं जो अलग करने वाला काम कर रहा हूँ और वो किस्तों में होगा, किस्तों का मतलब थोड़ा थोड़ा, फ्रैक्शन में, पहले थोड़ा सा फिर थोड़ा सा फिर थोड़ा सा, तो हम उसको क्या बोलेंगे फिर? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आया समझ में? यस सर। ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है कि मिक्सिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स को थोड़ा थोड़ा करके अलग कर देना। ये हमारा कंप्लीट मीनिंग ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका डेफिनेशन दिया हुआ आपके सामने, इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब अलग अलग करना, टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स। मिक्सिबल का मतलब जो मिक्स होंगे नहीं होंगे, होंगे। होंगे। इनको करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका है हमारा आइसोथर्मिक, जिसको हम आइसोथर्मल भी बोलते हैं, और एक हाँ। होता है आइसोबारिक। अब समझिएगा, आइसो का मतलब हमने पढ़ा इससे पहले कि नहीं कभी? नहीं, नहीं हमने पढ़े हैं नहीं तो पढ़ा। याद रखिएगा, आइसो का मतलब हमारे केमिस्ट्री में हमेशा सेम होता है। चाहे आइसो कह लीजिए, चाहे होमो कह लीजिए, चाहे लाइक कह लीजिए, तीनों का मीनिंग क्या है? सेम। तो आइसो आइसो का मतलब और तो, होमो हाँ, और लाइक। हाँ, आइसो, होमो और लाइक तीनों का मतलब सेम होता है। ओके। अब समझिए, अगर आइसो कहा मैंने, इसका मतलब तो यहाँ से मीनिंग आ गया सेम। थर्मिक का मतलब थर्म से है। थर्म का मतलब कहीं सुना आपने थर्मोमीटर में? मतलब हीटिंग से आई थिंक। हाँ, वेरी गुड। तो हीटिंग से है, तो यहाँ पर क्या हो गया? सेम हीट। सेम हीट का मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड। यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, नहीं होता। और बिना हाँ। टेम्परेचर को चेंज किए हम जो भी मिक्सिबल लिक्विड्स थे उनको अलग अलग कर लेंगे। तो उस मेथड को बोलेंगे आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है? हाँ। मीनिंग क्लियर होने चाहिए, इसमें कुछ भी रट्टा नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जितना सुनेंगे समझेंगे उतना अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब हीट, यानी कि वो मेथड जिसमें कि हम मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग अलग कंपोनेंट्स में करेंगे एट द फिक्स्ड टेम्परेचर, टेम्परेचर को फिक्स रख के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब बताएं आइसोबारिक में क्या होगा? आइसो का मतलब फिर से क्या हो गया? सेम। सेम। अब ढूंढिए हाँ। बार, बार वर्ड कहीं सुना आपने सॉल्यूशन में? नहीं।
हाँ मैंने बताया आपको, याद करो मैंने प्रेशर के ढेर सारी यूनिट आपको सिखाई है। हाँ ये सर, प्रेशर का बार था। हाँ तो 1 हाँ, एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार, यानी कि बार किसका प्रेशर, किसकी यूनिट है, ये प्रेशर का। प्रेशर का। यानी यहाँ पर क्या सेम होने वाला है, प्रेशर। प्रेशर। यानी कि दो तरीके हो गए डिस्टिलेशन के, एक में हम टेम्परेचर को सेम रखते हैं और एक में प्रेशर को। जिसमें टेम्परेचर सेम है उस मेथड को बोलते हैं आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, और जिसमें प्रेशर सेम है उसको हम बोलते हैं आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। पहले क्लियर हो गया दोनों मेथड का नाम। हाँ। अब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा यूज कौन होता है मैं उसको बताता हूँ। उससे पहले आप एक बात बताइए, अगर कोई भी लिक्विड के मिक्सचर को अलग करना है तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना आसान है कि प्रेशर, टेम्परेचर। टेम्परेचर। यानी कि मैं टेम्परेचर को बदल करके लिक्विड को अलग कर दूं, ये काम करना आसान है, कि प्रेशर को बदल हाँ, बदल के मैं लिक्विड को अलग करूं, ये करना आसान है। टेम्परेचर को। वेरी गुड। यानी कि मेरे लिए कौन सा मेथड अच्छा है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हाँ, टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो बदलना किसको पड़ेगा आपको, प्रेशर को। क्या प्रेशर को बदलना हमारे लिए आसान है, नहीं। नहीं, तो क्या उल्टा नहीं हो गया। हाँ। हम किसको कांस्टेंट रखेंगे तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, प्रेशर को टेम्परेचर को, प्रेशर। प्रेशर को। प्रेशर को। और अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो हमें कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज करना चाहिए, टेम्परेचर को। जिसमें टेम्परेचर बदलता हो, यानी कि आइसोबारिक। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो मेथड है वो है हमारा आइसोबारिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अगर कहीं ऐसा कंडीशन आ गया कि हम वहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट रख के नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत होगी, तब हम आइसोथर्मल यूज करेंगे। अब वो कैसा केस है समझिए। मान लीजिए मेरे पास केस फर्स्ट है, इसमें दो लिक्विड है सॉल्यूशन में, ए और बी, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड्स हैं, दोनों ही मिसिबल हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि एक जो वोलेटिलिटी है या फिर बॉइलिंग पॉइंट वो मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस है और बी का है 82 डिग्री सेल्सियस। केस ए हो गया। केस बी में देखिए फिर से हमारे पास वही केस है, दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड का मिक्सचर मैंने बना दिया, दोनों ही वोलेटाइल है, और ए का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस और बी का मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करने हैं। अब मान लो मैं अगर इसको हीट करना स्टार्ट करूं तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, वो तो जीरो से बढ़ेगा धीरे धीरे। जब वो जीरो से बढ़ेगा तो पहले कौन आएगा टेम्परेचर, 80। 80। अब मैं इस कंटेनर को यहाँ पे लॉक करता हूँ। जैसे 80 आएगा, बताओ ए के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेंगे कि वो 200 पे कन्वर्ट होंगे, जब 80 पे ही होने लगेंगे। होने लगेंगे। क्या 80 पर बी का कंपोनेंट का वेपर बनेगा, नहीं। नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर को थर्मोमीटर की हेल्प से रीडिंग लेता रहूंगा। जैसे मैं देखूंगा हाँ। 80 आ गया, मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूंगा और यहाँ पर वेपर इकट्ठा होने लगेंगे। वो वेपर किसके हैं, एक। ए के। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर छोटा सा होल बना दूंगा ऐसे, और यहाँ पे एक कंटेनर और जोड़ दूंगा। अब बताइए जो वेपर बने हैं क्या ये वेपर सब इसमें आ जाएंगे। हाँ। वेपर किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, गैस में। गैस। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कूलिंग कर दूं, अगर हाँ, मैं वो ठंडा लिक्विड हो करूंगा तो जाएगा। जो गैस के पार्टिकल्स तो वो फिर से क्या बन जाएंगे, लिक्विड में। लिक्विड। अब बताइए यहाँ जो भी पार्टिकल्स मिले हैं लिक्विड के फॉर्म में वो कौन होंगे, ए के होंगे, बी के होंगे या दोनों के होंगे, एक। ए के होंगे। क्या इस तरीके से मेरा लिक्विड आराम से अलग अलग हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ जो बचा वो कौन है फिर, बी। बी। क्या ये करना आसान था, यस सर। आप बताओ ये कौन सा मेथड हो सकता है। मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, आइसोथर्मल या आइसोबारिक। आइसोबारिक हो सकता है। बारीक, क्योंकि थर्म जो हमारा हीट है वो तो कांस्टेंट था नहीं, मैंने हीट को ही तो चेंज कर करके किया इसको, तो यानी ये हाँ। मेथड है हमारा आइसोबैरिक। क्लियर है। हाँ। अब मैं यही चीज़ यहाँ पे यूज करना चाहूँ, फिर मैं थर्मोमीटर की रीडिंग लूंगा और मेरा टेम्परेचर कितना आ गया, 80। यस सर। क्या 80 और 82 के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम है। तो क्या टेम्परेचर का थोड़ा सा भी बढ़ा तो यहाँ वेपर किसका मिलेगा फिर, ए का, बी का या दोनों का,
थोड़ा सा बढ़ा देंगे 80 से ज्यादा तो दोनों का मिल हाँ, अब लेगा। हो सकता है भाई, हम कंट्रोल हाँ कर रहे हैं ही चीज, हो सकता है थोड़ा गैस ज्यादा लग जाए, हाँ पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? हाँ है। है। या फिर मान लो ये 82 के बजाय 81 ही रहा हो, हाँ ये गैप जितना कम होगा, क्या हमारे लिए समस्या उतनी ज्यादा है? अब हाँ अगर यस मैं सर। हीट करूंगा तो यहाँ पर वेपर हमेशा ए का ही मिलेगा, या ए और बी दोनों के मिल सकते हैं? दोनों के मिल सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ से इस वेपर को पास करूँ दूसरे कंटेनर में और इकट्ठा कर लूँ, तो बताओ इस लिक्विड में ए और बी मिलेंगे कि सिर्फ ए मिलेगा या सिर्फ बी मिलेगा? सर मतलब 80 डिग्री पे करेंगे तो ये नहीं, मिलेगा मान और लीजिए थोड़ी बहुत तो गलती हो ही सकती है ना, इंसान है। तब दोनों मिलेगा। दोनों मिल सकते हैं। दोनों मिलेगा नहीं मिलेगा अलग बात है, क्या दोनों मिल सकते हैं? हाँ तो क्या ये डेस्टिनेशन मेरे काम का है? है, उतना नहीं। नहीं है। हम क्या चाहते थे डिस्टिलेशन में, हम क्या करते हैं दोनों कंपोनेंट को अलग अलग करना, वो तो पूरा हुआ हाँ नहीं, तो क्या समस्या मेरी अभी भी बनी रह गई? हाँ यानी मैं यहाँ पर अब आइसोबारिक मेथड यूज नहीं कर सकता, तो फिर मुझे कौन करना पड़ेगा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर को बदलते जाऊंगा, फिर उसको मैं अलग कर लूंगा। उसके तरीके अपने अलग है, जो भी हम बाद में पढ़ लेंगे। तभी समझ में आया कि हम हाँ आइसोथर्मल कब पढ़ते हैं, जब ऐसे लिक्विड्स होंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट एकदम पास पास हो, तो दिक्कत होती है, तब हमें यूज करना पड़ता है आइसोथर्मल। नहीं तो 90% केसेस हम क्या यूज करते हैं, आइसोबारिक। और जो हमारा क्रूड ऑयल है पेट्रोलियम, उसमें भी हम डिस्टिलेशन जब करते हैं, अलग अलग डीजल केरोसिन पेट्रोल निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो वहाँ पर भी हम यूज करते हैं अपना आइसोबारिक, क्योंकि उनका जो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है। समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। पक्का? हाँ चले आइए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना आइसोथर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। बताइए सबसे ज़्यादा काम में यही आता है, दूसरा वाला आता है? आइसोबारिक आता है। आइसोबारिक आता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी आइडिया हमें होनी चाहिए, तो पढ़ लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मेथड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए ध्यान से, टेम्परेचर कैसा कर दिया गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट, क्योंकि कौन सा मेथड हम पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल। आइसो का मतलब सेम, और थर्म का मतलब हीट, यानी कि टेम्परेचर हमारा सेम होना चाहिए। तो क्या कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए? यस सर। अब देखिए, प्रेशर ओवर द लिक्विड इज रिड्यूस्ड, धीरे धीरे प्रेशर क्या करेंगे, घटाएंगे। अब प्रेशर क्यों घटाएंगे ये भी समझिए। मान लीजिए ये लिक्विड के पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, और मैं अपना पिस्टन यहीं पे लगा दूं, यहाँ पर। पिस्टन का यूज हम करते हैं प्रेशर को बनाए रखने के लिए। ये हमारा केस ए हो गया, सेम ही लिक्विड है, और मैं पिस्टन को यहाँ लगा दूं। आप बताइए दोनों ही केस में, केस ए और बी में प्रेशर सेम है अलग अलग है? अलग अलग है। किसमें ज़्यादा किसमें कम? है सर। किसमें प्रेशर ज़्यादा है किसमें प्रेशर कम है? हाँ बी वाले में कम है, ए वाले में ज़्यादा। ए वाले में ज़्यादा है, बी वाले में कम है। आप बताओ, ए का प्रेशर तो ज़्यादा हो गया, हाँ ए में जो वेपर बनेगा और जो बी में हाँ वेपर बनेगा, दोनों में कौन सा वेपर ज़्यादा बनेगा, ए का बी का? बी का। बी का। इसका प्रेशर ज़्यादा है तो इसका वेपर क्या बन रहा है, कम। कम। और इसका प्रेशर कम है तो इसका वेपर क्या बन रहा है, ज़्यादा। हाँ क्या ये चीज़ हम पहले भी पढ़ रखे थे? हाँ यस सर। हाँ, चलो ठीक है। यानी कि मुझे समझ में आ गया, अगर मुझे किसी को अलग अलग करना है डिस्टिलेशन मेथड से, तो उसके वेपर बनाना पड़ेगा, और वेपर बनाने का आसान तरीका ये है कि हमें उसका प्रेशर धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब जैसे ही प्रेशर मैं कम करूंगा, लिक्विड दो टाइप की है, एक ए और एक बी। बी। अब बताइए हाँ दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो क्या दोनों की वोलेटिलिटी सेम होगी अलग अलग होगी? मतलब दोनों क्या वो क्वेश्चन सर? दो कंपोनेंट है एक मिक्सचर में, ए और बी, हाँ दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो दोनों की वोलेटिलिटी जो होती है, वोलेटिलिटी जानते हैं, हाँ यस सर। वो सेम होगी जो अलग अलग मतलब होगी? वेपर। हाँ, वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी हाँ दोनों की यस सेम सर। होगी अलग अलग होगी? अलग अलग भी हो सकती है। हाँ, अलग अलग भी हो सकती है। अगर लिक्विड अलग अलग है तो वेपर प्रेशर भी अलग अलग आएगा। हाँ अब देखिए, यस। अब मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, इसका प्रेशर कम करूंगा। जैसे मैं प्रेशर कम करूंगा, जिसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, मैं मान लेता हूं कि ए की वोलेटिलिटी क्या है, ज़्यादा है,
बिल्कुल जरूरी नहीं आप ए को ही माने, आप बी को भी मान सकते हैं। मैं बताऊँ ए को मानूं कि बी को? एक को। ए को। मैंने माना है ए की वोलेटिलिटी ज़्यादा है, यानी कि ए का वेपर आसानी से बनेगा, मुश्किल से बनेगा? आसानी से। आसानी से। जैसे मैं ये प्रेशर कम करूँगा, मान लो पिस्टन मेरा यहाँ आके ऊपर सेटल हो गया, उस केस में यहाँ पर हमारा लिक्विड है और ये मैंने ब्लू कलर से अपना बना दिया वेपर। आप बताओ यहाँ पर वेपर किसके इकट्ठा हो जाएंगे? एक जिसका का वेपर ज्यादा जल्दी होगा। बनेगा, जिसका वेपर लेट बनेगा? जिसका वेपर जल्दी, हाँ, एक का जल्दी बनेगा। ए का जल्दी बनेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ए का वेपर ज़्यादा बनेगा या फिर सिर्फ ए का बनेगा? एक का ज्यादा बनेगा। हाँ वेरी गुड। सिर्फ ए का बनेगा कहना गलत है। तो ए का हाँ। वेपर ज़्यादा बनेगा। मैं कह सकता हूँ इसमें अमाउंट जो है ना, ए का सबसे ज़्यादा हो गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पाइप से कनेक्ट करके दूसरे कंटेनर में पास कर दूंगा हाँ। यहाँ से। बताओ इसमें कौन पास होगा, लिक्विड या गैस? सर गैस होगा। गैस। ये ब्लू वाला पूरा यहाँ पास हो जाएगा। फिर हम कूलिंग कर देंगे, और अगर हम कूलिंग कर देंगे तो बताइए क्या ये फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाए, सॉरी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा? हाँ। आप बताइए इस लिक्विड में क्या है, ए है, बी है, या दोनों है? इसमें मतलब थोड़ा बहुत बी का पार्टिकल रहेगा, वेरी लेकिन गुड, ज्यादा बहुत रिच ए अच्छा, रहेगा। बहुत अच्छा, यही उम्मीद था। इसमें ए और बी दोनों हैं, लेकिन ए का अमाउंट ज़्यादा है और बी का अमाउंट कम है। बोलो बात समझ में हाँ। आई? यस सर। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इसका प्रेशर कम करूँगा। प्रेशर कम करूँगा तो क्या यहाँ फिर से वेपर इकट्ठा होंगे? यस सर। यहाँ पर वेपर किसके ज़्यादा इकट्ठा होंगे, ए के, बी के, या दोनों के? एक ही होंगे। ए के। मैंने सवाल में पूछा था किसके ज़्यादा इकट्ठा होंगे, तो ए के वेपर और भी ज़्यादा हो गए। बी का वेपर बनेगा नहीं बनेगा यहाँ पर? बनेगा। बनेगा। थोड़ा बहुत। क्या और भी कम हो गया? तो मैं इसको लिखता हूँ वेरी लेस। बोलो बात समझ हाँ। में आई? यस सर। अब मैं क्या करूँगा, फिर इसको पास करूँगा अगले कंटेनर में, फिर ठंडा करूँगा। तो बताओ ये जो लिक्विड बनी है इसमें कौन ज़्यादा है, ए या बी? ए। क्या मैं कह सकता हूँ ए बहुत ज़्यादा है और बी बहुत कम है? हाँ। क्या मैं फिर से प्रेशर कम करूँगा तो ऊपर फिर से वेपर बनेगा? हाँ। यस अब सर। बताइए इसमें ए का अमाउंट पीछे वाले के कंपैरिजन में और ज़्यादा होगा, उतना ही होगा, या उससे कम होगा? उससे कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं ए का वेपर बोल रहा हूँ। ए का ज्यादा होगा। ए का वेपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है, और बी का वेपर हाँ। धीरे धीरे कम। कम। क्या मैं कह सकता हूँ कि यही प्रोसेस अगर मैं रिपीट करते 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 जाऊँ तो क्या कोई एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे पास सिर्फ ए का वेपर बचेगा? हाँ। मतलब बी का वेपर होगा थोड़ा बहुत, क्या वो नेग्लिजिबल हो सकता है? क्योंकि यस आप सर। देख रहे हैं कि लगातार बी का वेपर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ए का वेपर बढ़ता जा रहा है। यानी कोई ना कोई एक टाइम आएगा जब हमारे पास सिर्फ ए का वेपर बचेगा और बी का पेपर खत्म हो जाएगा। सही है? यस सर। और अगर ऐसा हो गया तो क्या मैं फिर ए वाले वेपर को ठंडा कर दूंगा तो ये प्योर लिक्विड ए बन जाएगा क्या? हाँ, लेकिन जब सर हाँ हम उसको बार बार जब हीट दे रहे हैं तो हाँ ए का जो वेपर है वो तो कांस्टेंट है, अब बी केवल घटता जा रहा है ना। हाँ, एकदम सही कहा आपने कि ए का अमाउंट उतना ही रहेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ए का वेपर अमाउंट बढ़ेगा या घटेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है ऊपर अमाउंट वेपर का, नहीं। उसमें ए का हिस्सा ज्यादा होता जा रहा है क्या? हाँ। हाँ। यस। जो भी होगा, मुझे इस फर्क नहीं प्योर पड़ता वो होता है। ज्यादा है कम है, जो भी होगा उसमें ए का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और बी का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब बी का अमाउंट लगभग जीरो हो जाएगा, हाँ। यानी कि मेरे पास प्योर ए बच जाएगा? तो इस तरह से मेरा यस। प्योर ए कंपोनेंट अलग हो गया और बी कंपोनेंट अलग हो गया। क्या ये काम करना आसान था या थोड़ा मुश्किल है? मुश्किल है थोड़ा। मुश्किल है, क्योंकि प्रेशर को कंट्रोल करना एक चैलेंज है हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, हो सकता है। ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है आइसो थर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का। बोलो समझ में आया? यस सर। आ जाओ, मैं फटाफट अब इस पेज को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ओवर द लिक्विड इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ लिक्विड गेट वेपराइज। तो जैसे जैसे प्रेशर घटेगा वेपराइज होते रहेंगे, यानी कि वेपर बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या माना है, पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए। एक सेकेंड, मैंने क्या माना है, हाँ यहाँ पे मैंने माना पी नॉट बी पी नॉट ए से बड़ा है। इसका मतलब बताओ कौन ज़्यादा वोलेटाइल है, बी की ए?
सर बी बड़ा है। बी का वोलेटिलिटी ज़्यादा है। बताओ यहाँ पर जो हाँ, वेपर बनेगा उसमें किसका अमाउंट ज़्यादा होगा, ए का बी का या सिर्फ बी होगा? बी का ज़्यादा होगा। बी का ज़्यादा होगा। मैं इसको पास करूँगा, फिर यहाँ इकट्ठा होगा, यहाँ पर बी का अमाउंट और ज़्यादा हो जाएगा, यस सर। यहाँ पे और ज़्यादा होगा। और मैं इसको रिपीट करते जाऊँ तो एक टाइम आएगा सिर्फ मेरे पास क्या बच जाएगा, बी बचे। बी का बच जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। इसमें कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला मेथड है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसमें कैलकुलेशन भी है, और हम उसको अब कल बताएंगे। ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हम कल स्टार्ट करते हैं। आपको भी 10 मिनट का ब्रेक दे देते हैं। आपका 8 से फिजिक्स की क्लास है, ठीक है? ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तो हम इसी का आगे कंटिन्यू करेंगे, और मुझे उम्मीद है अगले टर्म पे हमारा ये डिस्टिलेशन मेथड पूरा खत्म भी हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी शानदार, आपकी पकड़ काफ़ी अच्छी हो रही है इस पर, तो ये जल्दी से आपको समझ में भी आ जाएगा। सर ये वाला जो चैप्टर है